सोचो एक ऐसी सोसाइटी जहां लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, बल्कि नेचर के साथ एक परफेक्ट सिंक में जी रहे थे। एंशिएंट इंडिया कोई पिछड़ी हुई सभ्यता नहीं थी बॉस, वो अल्टीमेट इको फ्रेंडली वाइब थी। पहाड़, नदियां, पेड़, यहां तक कि आसमान, सबके लिए एक डीप रिस्पेक्ट। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, ये एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग थी कि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। उन्होंने नेचर को कभी अपना दुश्मन या गुलाम नहीं समझा, बल्कि उसे एक लिविंग एंटिटी माना। ये कोई मॉडर्न ट्रेंड नहीं, हजारों साल पुराना सस्टेनेबल लाइफस्टाइल था। उनका कोर फंडा एकदम क्लियर था, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मतलब ये धरती मेरी मां है और मैं इसका बच्चा। और जब आप किसी को अपनी मां मानते हो तो आप उसे एक्सप्लॉइट नहीं करते, उसकी केयर करते हो, राइट? इस एक थॉट ने पूरा गेम बदल दिया था। इसका मतलब था कि नेचर के हर क्रिएचर, चाहे वो पेड़ हो या जानवर, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। ये कोई रूल बुक नहीं थी, ये प्योर ग्रेटिट्यूड था। वो जानते थे कि अगर धरती सुरक्षित है तभी उनका एग्जिस्टेंस सेफ है। दैट वॉज सम नेक्स्ट लेवल माइंडसेट। यहां से आती है वो ईस्टर्न फिलॉसफी जो आज की डेट में सबसे ज्यादा मिसिंग है, कंपैशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन। हमने कभी नेचर पर अटैक करने या उसे जीतने का ट्राई नहीं किया। हमारा अल्टीमेट मोटो था अहिंसा परमो धर्म। और ये नॉन वायलेंस सिर्फ इंसानों तक लिमिटेड नहीं था, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बुलेट प्रूफ शील्ड की तरह काम करता था। हर जानवर, हर पौधे के जीने का हक था। हम नेचर के साथ एक को एग्जिस्टेंस में थे। कोई लालच नहीं, कोई ओवर कंजम्पशन नहीं, सिर्फ उतना ही लेना जितना सर्वाइवल के लिए जरूरी हो। प्योर बैलेंस। भगवान महावीर की लाइफ स्टोरी सुनोगे तो लिटरली माइंड ब्लो हो जाएगा। हम आज एम्पैथी की बात करते हैं, पर उनका लेवल ही अलग था। पूरी लाइफ सिर्फ एक करवट सोना, सिर्फ इसलिए कि कहीं रात में मुड़ते हुए कोई छोटा सा कीड़ा ना कुचल जाए। इमेजिन द लेवल ऑफ अवेयरनेस। ये कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं, बल्कि हर एक लाइफ फॉर्म के लिए अल्टीमेट रेस्पेक्ट था। वो जानते थे कि हर छोटी जान इस इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज के टाइम में जहां हम बिना सोचे समझे नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये स्टोरी एक आई ओपनर है। ये सब एक ही कॉन्सेप्ट से जुड़ा था, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। और ये कोई फैंसी इंस्टाग्राम कोट नहीं था, ये उनकी डेली लाइफ का हिस्सा था। पूरी पृथ्वी को अपना घर मानना और हर जीव को अपना परिवार, इस एक सोच ने हजारों सालों तक यहाँ की इकोलॉजी को परफेक्टली बैलेंस रखा। जब आप पूरी दुनिया को अपना मानते हो तो आप उसे बर्बाद नहीं करते, आप उसकी हिफाजत करते हो। ये एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल था जिसने बिना किसी टेक्नोलॉजी के नेचर और इंसान के बीच एक परफेक्ट हार्मनी क्रिएट की थी। इसी सस्टेनेबल माइंडसेट और नेचर की रेस्पेक्ट ने इंडिया को लिटरली सोने की चिड़िया बनाया था। कल्चरली और एनवायरमेंटली हम पीक पर थे। हमारे पास दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड्स, थ्राइविंग वाइल्ड लाइफ और क्लीन नदियां थी। सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक डार्क ट्विस्ट आता है। एक ऐसा दौर जिसने इस पूरे बैलेंस को हिला कर रख दिया। वो टाइम जब रेस्पेक्ट की जगह लालच ने ले ली और नेचर हमारा घर ना रहकर सिर्फ एक कमोडिटी बन गया। द बिगिनिंग ऑफ द एंड वॉज अबाउट टू स्टार्ट। और फिर एंट्री होती है कॉलोनियल एरा की। वो सोने की चिड़िया वाली वाइब लिटरली क्रश हो गई। जो यूरोपियंस खुद को सिविलाइजेशन का ठेकेदार मानते थे, वो असल में एक लूटिंग माइंडसेट लेकर आए थे। उनके लिए ये दुनिया एक वीडियो गेम थी जहां उन्हें सबको हराना था और सब कुछ कब्जा करना था। उन्होंने सिर्फ इंसानों को अपना गुलाम नहीं बनाया, उन्होंने नेचर को भी कॉन्कर करने की ठान ली। वो जो हार्मनी हम हजारों सालों से मेंटेन कर रहे थे, वो इन लुटेरों के लालच के आगे टिक नहीं पाई। द डिस्ट्रक्शन बिगिंस। सबसे बड़ा शिफ्ट क्या था पता है? वर्शिप से सीधा एक्सप्लॉयटेशन पर आ जाना।
जो नेचर कल तक एक माँ थी, वो अचानक से एक रिसोर्स बन गई, एक ऐसा बैंक अकाउंट जिससे बस निकालते जाना है। और इस पूरे स्कैम का नाम रखा गया डेवलपमेंट। प्रोग्रेस के नाम पर नेचर को ड्रेन करना शुरू हुआ। उन्हें लगता था कि जो चीज प्रॉफिट नहीं दे रही वो यूजलेस है। ये डेवलपमेंट नहीं बल्कि हमारी इकोलॉजी के खिलाफ सबसे बड़ा क्राइम था। एक ऐसा क्राइम जिसके रेपरकशंस हम आज तक हर रोज फेस कर रहे हैं। फिजिकल डिस्ट्रक्शन का लेवल तो अनबिलीवेबल था। जो पहाड़ हमारे लिए पवित्र थे, वो अब सिर्फ डायनामाइट से उड़ाने वाले पत्थर बन गए। बड़े बड़े जंगल, वो कोई इकोसिस्टम नहीं थे, वो बस उनके शिप्स और रेलवे ट्रैक्स के लिए इमारती लकड़ी का स्टॉक थे। मैसिव डिफॉरेस्टेशन का वो ट्रेंड यहीं से किक स्टार्ट हुआ। हजारों सालों के पुराने पेड़ जो अर्थ के लंग्स थे, उन्हें रातों रात काट कर साफ कर दिया गया। ये सिर्फ पेड़ों का कत्ल नहीं था, ये एक पूरे इकोसिस्टम का मर्डर था, वो भी बिना किसी गिल्ट के, जस्ट ब्रूटल। हमारी नदियों का हाल तो और भी बुरा हुआ। जिन नदियों की हम पूजा करते थे, जो हमारी सभ्यताओं की लाइफलाइन थी, उन्हें सीधा डंपिंग ग्राउंड्स बना दिया गया। इमेजिन करो, जिस पानी को तुम अमृत मानते हो, उसमें सीवर और इंडस्ट्रियल वेस्ट बहाया जा रहा है। सैंड माइनिंग और पोल्यूशन ने उन नदियों का दम घोटना शुरू कर दिया जिन्होंने हमें पाला था। जो पानी कभी प्योर था, वो टॉक्सिक बन गया। ये सिर्फ पानी का पोल्यूशन नहीं था, ये हमारी हेरिटेज और हमारे सर्वाइवल के सोर्स का खुलेआम अपमान था। ये सब हुआ क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे कल्चर से आए थे जो सिर्फ टेकिंग पर बेस था। उनका फंडा सिंपल था, नेचर को निचोड़ो, प्रॉफिट बनाओ और निकलो। उन्हें गिविंग बैक का कोई आइडिया नहीं था। ईस्ट का फोकस हमेशा कोएग्जिस्टेंस पर था। हम नेचर के साथ जीना जानते थे, लेकिन कॉलोनियल वेस्ट का फोकस सिर्फ डोमिनेशन और एक्सट्रैक्शन पर था। उन्होंने हमारे माइंडसेट को भी हैक कर लिया। वो हमें सिखा गए कि अगर सक्सेसफुल होना है तो नेचर को रौंद कर ही आगे बढ़ना होगा। दिस वॉज अ टोटल माइंड वॉश। इस कॉलोनियल एरा ने सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक इकोलॉजिकल डिजास्टर की तरफ धकेल दिया। आज हम जो भी एनवायरमेंटल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, उसकी नींव उसी दौर में रखी गई थी। वो लालच, वो एक्सप्लॉयटेशन, वो डोमिनेशन आज भी हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं बसा हुआ है। हमने आजादी तो पा ली, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट आज भी हमारे डेवलपमेंट मॉडल्स को डिक्टेट कर रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ पुरानी जनरेशन की गलती है, या आज का मॉडर्न यूथ भी इस टॉक्सिक साइकिल का हिस्सा है? अब बात करते हैं आज के टाइम की। मॉडर्न लग्जरी के नाम पर जो चल रहा है, वो लिटरली एक्सपोज होने के लायक है। वो हाई फैशन, वो एलीट लाइफस्टाइल्स जो हमें इंस्टाग्राम पर इतने अट्रैक्टिव लगते हैं, उनका डार्क साइड बहुत स्कैरी है। जिसे हम आज लग्जरी और स्टेटस सिंबल कहते हैं, वो कई बार सिर्फ और सिर्फ ड्रेस्ड अप क्रूएल्टी होती है। महंगे लेदर बैग्स, एग्जॉटिक फर कोट्स, ये सब कोई आर्ट नहीं, ये नेचर के साथ एक ब्रूटल वायलेंस का रिजल्ट है। इट्स टाइम टू वेक अप एंड सी द रियलिटी बिहाइंड द ग्लिट्स। जरा सोचो अफ्रीकन सफारी के बारे में। वहां जो हो रहा है वो हार्ट ब्रेकिंग है। चीते, शेर, हाथी, इन शानदार जानवरों को सर्वाइवल के लिए नहीं मारा जा रहा, इन्हें मारा जा रहा है सिर्फ इनकी स्किन और आइवरी के लिए, ताकि कोई अमीर इंसान अपने ड्राइंग रूम में इसे फ्लॉन्ट कर सके। ये एस्थेटिक्स के नाम पर एक खुला ब्लड बाथ है। एक जानवर की जान की कीमत सिर्फ इसलिए ले ली जाती है क्योंकि उसका फर किसी के विंटर कोट पर अच्छा लगेगा। दिस इज नॉट फैशन, दिस इज जस्ट प्योर ईविल। अगर ध्यान से देखो तो ये कोई मॉडर्न ट्रेंड नहीं, बल्कि वही पुरानी ट्राइबल मेंटालिटी है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब वो शिकार किए गए जानवर की खाल पहनता था ताकि वो अपने कबीले में सबसे स्ट्रांग दिखे। लेकिन आज, क्या आज एक मरे हुए जानवर की स्किन के लिए करोड़ों रुपए पे करना ब्रेव है, या फिर ये सिर्फ पैथेटिक है?
हम खुद को एडवांस्ड कहते हैं, लेकिन हमारी सोच आज भी वहीं फंसी है। हम अपने स्टेटस को दूसरों की मौत से डिसाइड कर रहे हैं। सच कहूं तो शेमलेस है ये सब। शर्म आनी चाहिए ऐसी लग्जरी पर। एग्जॉटिक एनिमल प्रोडक्ट्स की ये जो डिमांड है ना, ये डायरेक्टली कई शानदार स्पीशीज को एक्सटिंक्शन की कगार पर धकेल रही है। हम हर रोज न्यूज पढ़ते हैं कि फला जानवर अब दुनिया में नहीं रहा, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे फैशन चॉइसेस इसके लिए कितने जिम्मेदार हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम एक पूरे इकोसिस्टम को सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वी आर लिटरली पेइंग फॉर देयर डेथ। जरा इसे एपिसोड 1 की उस भगवान महावीर की स्टोरी से कॉन्ट्रास्ट करके देखो। एक तरफ वो माइंडसेट था जहां एक चींटी को बचाने के लिए लोग नींद में करवट तक नहीं बदलते थे, और दूसरी तरफ आज हम हैं जो एक डिजाइनर रग या बैग के लिए शेरों और मगरमच्छों को बेरहमी से मरवा देते हैं। देखो हम कितना गिर चुके हैं। ये कॉन्ट्रास्ट इतना जारिंग है कि दिमाग सुन्न हो जाता है। हमने कोएग्जिस्टेंस का वो लेसन कहां भुला दिया? हम इतने इनसेंसिटिव कैसे हो गए कि हमें दूसरे का दर्द फील ही नहीं होता? तो अब टाइम आ गया है कि इस टॉक्सिक फ्लेक्स कल्चर को पूरी तरह से रिजेक्ट किया जाए। यूथ को स्टैंड लेना होगा। ट्रू लग्जरी की कीमत इस धरती की वाइल्ड लाइफ हरगिज नहीं होनी चाहिए। अगर आपका फैशन किसी की जान लेकर आ रहा है तो वो ट्रैश है। उन ब्रांड्स को, उन ट्रेंड्स को क्वेश्चन करना शुरू करो जिन्हें तुम फॉलो करते हो। डिमांड खत्म होगी तो सप्लाई अपने आप रुकेगी। बी अवेयर, बी स्मार्ट, क्योंकि कूल दिखने के चक्कर में हम इस प्लैनेट को एक ग्रेवयार्ड नहीं बना सकते। वी नीड टू स्टॉप दिस। तो चलो अब डिटेल्स में घुसते हैं। ये जो एक्सप्लॉयटेटिव माइंडसेट है, ये एग्जैक्टली हमारी इकोलॉजी को कैसे बर्बाद कर रहा है। एक ब्रोकन इकोसिस्टम को इमेजिन करो। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप एपेक्स प्रेडेटर्स जैसे शेर या चीते को मारते हो या फिर जंगल के जंगल साफ कर देते हो, तो ये एक डोमिनो इफेक्ट ट्रिगर करता है। एक पीस गिरता है और पूरा स्ट्रक्चर क्रैश होने लगता है। आप सिर्फ एक जानवर या पेड़ को नहीं हटा रहे, आप नेचर के उस नाजुक बैलेंस को तोड़ रहे हो जो लाखों सालों में बना है। क्लाइमेट पर इसका इंपैक्ट देखो। पहाड़ काटना और जंगल साफ करना, ये सिर्फ पेड़ों को खोना नहीं है ब्रो, ये हमारे कार्बन सिंक को तबाह करना है। जो पेड़ कार्बन सोख कर हमें ऑक्सीजन देते हैं, जब वही नहीं रहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग तो होगी ना। ये जो एक्सट्रीम हीट वेव्स, अनप्रिडिक्टेबल वेदर और अचानक आने वाले फ्लड्स हम आजकल देख रहे हैं, ये नेचर का रिस्पॉन्स है। अर्थ रिएक्ट कर रही है। हम जितना नेचर को पुश करेंगे, नेचर भी उतना ही हार्ड बैकफायर करेगी। और ये तो बस ट्रेलर है। अब वाटर क्राइसिस की बात करते हैं। जब हम नदियों को अपना पर्सनल सीवर बना लेते हैं और रेत के लिए उन्हें अंधाधुंध माइन करते हैं, तो पता है क्या होता है? वाटर टेबल लिटरली क्रैश हो जाते हैं। ये सिर्फ नदियों का गंदा होना नहीं है, ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए पीने के पानी की सीवियर कमी की वार्निंग है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली वॉर शायद पानी के लिए ही होगी। हमने अपनी लाइफलाइंस का गला घोट दिया है। इट्स अ वेकअप कॉल, और अगर हम अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। बायोडायवर्सिटी लॉस को सिर्फ क्यूट एनिमल्स के विलुप्त होने तक मत समझो। नेचर में हर कीड़े, हर पौधे का एग्रीकल्चर और हमारे सर्वाइवल में एक क्रिटिकल रोल है। ये जो लग्जरी हंटिंग और मास डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, ये पूरी फूड चेन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर मधुमक्खियां खत्म हो गईं, तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। सिंपल साइंस है कि हमारी 1/3 थाली का खाना मधुमक्खियों के पॉलिनेशन की वजह से आता है। हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये इकोसिस्टम एक वेब की तरह है। एक धागा टूटा तो पूरा जाल बिखर जाएगा। एंड वी आर कटिंग द थ्रेड्स। इन सबको एक साथ जोड़कर देखो।
रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है हमारे उस ग्रैटिट्यूड वाले वैदिक विजडम को भूल जाना। हमने नेचर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। कॉलोनियल एरा का वो एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल अब बुरी तरह फेल हो चुका है। तबाही को रोकने के लिए आज के यूथ को इस डिस्ट्रक्शन के पीछे की साइंस को समझना ही होगा। ये सिर्फ अवेयरनेस नहीं, एक्शन का टाइम है। हमें प्रॉब्लम पता है, अब हमें सॉल्यूशन का हिस्सा बनना है। वी हैव टू फिक्स दिस बिफोर इट्स टू लेट। तो फाइनल मैसेज क्या है? हमें उस माता भूमि के माइंडसेट की तरफ एक घर वापसी करनी होगी और इस रेवोल्यूशन को यूथ को ही लीड करना होगा। सस्टेनेबल लिविंग कोई वेस्टर्न इंपोर्टेड कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे हमें किसी से सीखना है। ये हमारी अपनी भूली हुई हेरिटेज है, हमारे रूट्स हैं जिन्हें हमें बस रिक्लेम करना है। नेचर के साथ कोएग्जिस्ट करना हमारे डीएनए में है। तो चलो इस प्लैनेट को फिर से अपना घर बनाते हैं, रिसोर्स नहीं, क्योंकि अगर धरती नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जेन ज़ी भारत।